नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। पिछली वीडियो में मैंने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। और व्यंजन के वर्गीकरण में सबसे पहले हमको देखना है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है, ये पूरा कचटतप वर्ग है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। इस पूरे को हम कचटतप वर्ग बोलते हैं। कचटतप वर्ग में 25 व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन जैसा कि नाम से ही पता है, जब वायु हमारे फेफड़ों से निकल करके मुख के किसी अंग विशेष से स्पर्श करती हुई, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा या दंत या ओष्ठ से स्पर्श करती हुई जब निकलती है, इसलिए इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया कि स्पर्श व्यंजन क्या है? वो व्यंजन जो फेफड़ों से जब वायु निकल करके मुख के किसी अंग विशेष से स्पर्श करती हुई, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ, इनका स्पर्श करती हुई निकलती है, तो ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें ये कचटतप वर्ग है हमारा, क, च, ट, त, प, और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। इस तरह कुल 25 वर्ण हैं जो हमारे कचटतप वर्ग में हैं। 25 अक्षर, 25 वर्ण, जिनमें से जो का वर्ग है उसका उच्चारण कंठ है। क, ख, ग, घ, अंगा, इसका उच्चारण हम करते समय हम जो वायु होती है वो कंठ से स्पर्श करती है, इसलिए का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसके बाद में चा वर्ग है, और चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया है ये, और इसके साथ में चा, छ, ज, झ, इया के बाद या और शा, ये तालव्य है। इसमें वायु तालु से स्पर्श करती है। फिर टा वर्ग है, टा, ठ, ड, ढ, अणा प्लस ड, ढ और सा, षटकोण वाली सा, ये मूर्धन्य है। मूर्धा के स्पर्श से बनते हैं। ता, था, दा, धा, ना, ये दंत है। इसमें वायु दंत का स्पर्श करती है। और फिर है पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ है, इसमें ओंठ से है। अब एक सार्टिक है, कौन सा वर्ग कहां से है? तो सबसे पहले वायु फेफड़े से निकली, तो सबसे पहले जब वायु फेफड़े से निकल करके मुख में आएगी, तो मुख में आने पे सबसे पहले कंठ में आएगी। तो का वर्ग जो है कंठ से, का वर्ग कंठ से। फिर चा वर्ग है, जो चा वर्ग कंठ के बाद में फिर तालु से, और उसके बाद में टा वर्ग मूर्धा से, फिर ता वर्ग दंत से, और फिर दांत के बाद में जो पा वर्ग है वो हमारा ओष्ठ, होंठ से हो जाएगा। इसके बाद में ये जो पंचाक्षर हैं, ये पंचाक्षर जो हैं अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये नासिक के ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, इन्हें हम नासिक के ध्वनियां कहते हैं। अब बात आती है घोषत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो घोषत्व क्या है? घोषत्व का अर्थ है स्वर तंत्रिका में ध्वनि का कंपन। घोषत्व का अर्थ है स्वर तंत्रिका में ध्वनि का कंपन। जब वायु का
स्वर तंत्रिका में पहुंचकर कंपन हो, जब स्वर तंत्रिका में ध्वनि का कंपन होता है तो उसे हम घोषत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घोषत्व कहते हैं। तो घोषत्व के आधार पे दो प्रकार की ध्वनियां हैं। एक है अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में ध्वनि का कंपन ना हो, ध्वनि का कंपन ना हो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन ना हो, उन्हें हम अघोष ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष ध्वनियां कहते हैं। आ माने नहीं, घोष माने स्वर तंत्रिका में कंपन। तो जिसमें कंपन ना हो, जहां कहने का अर्थ है कि स्वर तंत्रियों में जब ध्वनि का कंपन ना हो, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन ना हो, ऐसे वर्णों को हम अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अब यह है क्या? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। कौन कौन? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। जो हमारे व्यंजन हैं, जैसे मैंने कहा का वर्ग है, तो का वर्ग में का और खा, ये जो दो व्यंजन हैं, पहले और दूसरे, ये अघोष हैं। इसके बाद में फारसी में अक्सर प्रयोग होता है ये फा, इसके बाद में तालव्य मूर्धन्य और दंती शा, सा और स, ये जो है अघोष ध्वनियां कहलाती हैं। फिर दूसरा जो विभाजन है इसका, वो सघोष है। जैसे कि नाम से ही पता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है, वो ध्वनियां सघोष ध्वनियां कहलाएंगी। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है, उन्हें हम सघोष ध्वनियां कहेंगे। ये कौन से हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सघोष ध्वनियां वे हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है, और यह हर वर्ग की तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन है। जैसे कि तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हो गए। इसके बाद में डा और ढा, जो हमारे द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं, वो, और जा के नीचे हलंत, यारा लावा और हा, और इसके बाद में सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं, वो सब स्वर क्या हैं? ये सारी चीजें कही जाएंगी सघोष। इन सब के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है, इसलिए ये ध्वनियां क्या कही जाएंगी? सघोष ध्वनियां कही जाएंगी। अब अगली बात, मैंने जाना कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन का अर्थ है जब जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकल करके मुख के किसी अंग विशेष, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनका स्पर्श करती हुई निकलती है, वो स्पर्श व्यंजन है। ठीक। इसके बाद में घोषत्व के आधार पे मैंने बताया आपको कि घोषत्व का अर्थ है स्वर तंत्रिका में ध्वनि का कंपन। तो पहले हमने जाना अघोष ध्वनियां क्या होती हैं। वह ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन नहीं होता है, जैसे कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। अगली चीज है सघोष ध्वनियां। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है, वो सघोष ध्वनियां हैं। जैसे कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, प्लस डा, ढा, जा, या, रा, ला, वा, हा और सभी स्वर सघोष ध्वनियां कहलाते हैं।
अब अगला जो हमारा विभाजन है, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, वो है प्राणत्व पर आधारित है। किससे? प्राणत्व पर। यहां प्राणत्व का अर्थ हवा से है, यहां प्राणत्व का अर्थ है हवा से। सबसे पहले अल्प प्राण समझिएगा। अल्प प्राण क्या है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, वह व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। एक बार फिर से समझिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, वो व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। और यह हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है। कौन कौन? पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। इसे हम कहेंगे पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, ये हमारा अल्प प्राण है। इसके साथ ही यारा लावा, या रा ला वा, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे सब व्यंजन कहलाएंगे अल्प प्राण। आपने जाना अल्प प्राण जिनमें मुख से, जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, वो सब क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। जैसे कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। इसके बाद में और साथ में या, रा, ला, वा, ये सब हमारे अल्प प्राण हैं। अब दूसरी चीज, महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, देखिएगा, अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, उन व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहते हैं। दूसरी बात, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकले और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हकार की ध्वनि, कौन सी ध्वनि? हकार की ध्वनि, विशेष रूप से हकार की ध्वनि सुनाई दे, उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। ये महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन है। दूसरा और चौथा व्यंजन। तो आपने जाना जो अल्प प्राण है वो पहला, तीसरा, पांचवा है, और जो महाप्राण है वो दूसरा और चौथा। ठीक। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं, सार ट्रिक समझ लीजिए। इसका सार ट्रिक क्या है? हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। यहां पढ़ने के उद्देश्य से नहीं, सीखने के उद्देश्य से बैठिए। देखिए, सिंपल सा, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। पहला अल्प प्राण, ये महाप्राण हो गया, देखिए 2 नंबर पे। फिर अल्प प्राण 3 नंबर वाला, पहला और तीसरा अल्प प्राण है, पांचवा फिर अल्प प्राण हो जाएगा और ये महाप्राण हो जाएगा, और फिर ये महाप्राण। ऐसे कहिए, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ये सारा ट्रिक है, बहुत इजी। खेल खेल में पढ़िए, कोई बर्डन लादने की जरूरत नहीं। हिंदी विषय मतलब आप जितना ज्यादा समझ जाएंगे, यहां सिर्फ समझने की जरूरत है। सिर्फ आप समझिए, मैं समझा रहा हूं आपको। महाप्राण वे हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, या जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, विशेष रूप से हकार की ध्वनि सुनाई देती है, वह सब महाप्राण है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण है। साथ ही ये शा, ठा, सा, हा, आप देख रहे हैं, ये तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दत्ती सा और हा, ये सब महाप्राण हैं। क्या हैं? महाप्राण। हमने जाना स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, हमने जाना घोषत्व के आधार पे अघोष क्या है, सघोष क्या है, प्राणत्व के आधार पे हमने जाना अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़ा है, या, र, ल,
व ये अंतस्थ व्यंजन है। या का उच्चारण स्थान तालव्य है। कहां से? तालव्य से। या तालव्य से। रा दंतमूल वर्ण है, दंतमूल और मसूड़ों से इसको उच्चरित किया जाता है। ला दंतमूल और मसूड़ों से उच्चरित होता है। और जो वा है, वा दंतोष्ठ है, इसमें दांत और होंठ स्पर्श करते हैं। ऊपर के दांत प्लस निचला होंठ इसमें काम करता है। वा के उच्चारण में ऊपर के दांत और निचला होंठ स्पर्श करता है। इसके बाद में दो वर्ण हैं हमारे, या और वा। बताना चाहूंगा, या और वा ये अर्ध स्वर हैं। आप कहेंगे सर अर्ध स्वर क्या होते हैं? अर्ध स्वर मतलब जो आधे स्वर हैं, इनका कोई खुद का तरीका ही नहीं है। कभी ये स्वर में चले जाते हैं, कभी ये व्यंजन में चले जाते हैं, तो ना ये पूरे स्वर हो पाते हैं ना पूरे व्यंजन हो पाते हैं। इसलिए या और वा को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। इसके बाद में जो रा है वो लुंठित है। रा को क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। अब आप कहेंगे कि लुंठित क्या है? जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे वो लुंठित है। एक बार फिर से सुनिए, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क करके स्पर्श करे वो लुंठित है। तो रा वर्ण क्या है? रा वर्ण लुंठित वर्ण है। ध्यान रखिएगा बच्चों, रा वर्ण क्या है? रा वर्ण लुंठित वर्ण है। इसके बाद में पार्श्विक, देखिए जो ला है, ये जो ला है ये पार्श्विक है। इस पार्श्विक का क्या मतलब है? जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व से या बगल से निकले। जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व से या बगल से निकले उसे हम क्या कहेंगे? पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। बच्चों हमने जाना स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? 25 होते हैं। उसमें क्या क्या होता है? कचटतप वर्ग हमने जाना, उनका उच्चारण कहां से होता है ये हमने जाना। काखा गाघा अंगा कंठ से, चाछा जाझा या और शा तालु से, टा ठा डा ढा अड़ा और डा ढा शा मूर्धा से, ता था दा धा ना ये दंत से है, पा फा बा भा मा ये ओष्ठ से। और ये जो पंचमाक्षर होते हैं जैसे अंगा है, इवा है, अड़ा है, ना है, मा है, ये नासिक की ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है, इसलिए इन्हें हम नासिक कहते हैं। घोषत्व के अधिकार आधार पे हमने जाना अघोष ध्वनियां क्या होती। अघोष वे जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन नहीं होता है वो ध्वनियां अघोष कहलाती हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस फा और तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। इसके बाद में सघोष ध्वनियां, और सघोष ध्वनियों में हमने जाना कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है वो सघोष ध्वनियां हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस डा ढा ज और या रा ला वा तथा हा और सभी स्वर जितने स्वर हैं वो सब सघोष में आ जाते हैं। फिर प्राणत्व के आधार पे हमने जान लिया कि अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, मुख से हवा कम हवा निकलती है, मुख से कम हवा निकलती है, वो अल्प प्राण है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। प्लस या रा ला वा इसे हम अल्प प्राण कहते हैं। वहीं पे महाप्राण जिन ध्वनियों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उन्हें, उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। और दूसरी बात है जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है, कौन सी? हकार की ध्वनि निकलती है, विशेष रूप से सुनाई देती है, उनको हम महाप्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस तालव्य सा,
मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। घोषत्व के आधार पे ये प्रणत्व के आधार पे हमने जान लिया। फिर हमने अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा सीखा। या और वा हमारा अर्ध स्वर है, कभी ये स्वर में कभी व्यंजन में चले जाते हैं, इसलिए इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। लुंठित रा है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क करके स्पर्श करती है, और पार्श्विक ला है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व से या बगल से होकर के निकलती है। इसके बाद में अगला जो हमारा व्यंजन का वर्गीकरण है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं, जिसमें तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। इस तालव्य सा का उच्चारण तालु से, मूर्धन्य सा का उच्चारण मूर्धा से और दंती सा दंतमूल से है, हा स्वर तंत्रीय कंठ के भीतर से है। ये ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं, इनकी संख्या 4 है। इसके बाद में उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, इन्हें दुगुड़ व्यंजन भी कहा जाता है। ये डा और ढा। जीभ इनमें इनके उच्चारण में क्या होता है, जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है। मैंने बताया कि जीभ पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ में नीचे आ जाती है, इसलिए इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्छिप्त व्यंजन। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद में हमारे 2 अयोगवाह होते हैं। आ माने नहीं, योग मतलब जुड़ना, जो ना जुड़े वो अयोगवाह है, जिसमें ये हमारा अनुस्वार होता है और ये विसर्ग होता है। इसका योग ना तो स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ, ना तो ये स्वर के साथ और ना तो व्यंजन के साथ। ना ही ये व्यंजन के साथ होते हैं और ना ही ये स्वर के साथ होते हैं, लेकिन स्वर के साथ और व्यंजन के साथ ना होने पर इनका नाम है अयोगवाह, जो योग नहीं करते हैं। इनका स्वर में या व्यंजन में योग नहीं होता है, इसलिए ये 2 जो हैं वो हमारे अयोगवाह। हमने जाना कि जो ऊष्म व्यंजन है उनकी संख्या 4 है, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 है, डा और ढा, और अयोगवाह 2 हैं जिसे हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि व्यंजन का वर्गीकरण हमने जाना। अगले वीडियो में हम लोग संधियां पढ़ेंगे, संधि लेकर के आ रहा हूं। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। आपसे आपके कमेंट जानना चाहूंगा, आपकी राय जाननी है मुझे, कैसा लगा। प्लीज आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को टारगेट विद कौशल इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना स्नेह बनाए रखिएगा। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा में रहूंगा। आपका कमेंट मुझे और आगे अपने आप को संवारने में और अपने अंदर सुधार करने की प्रेरणा देगा। इसी आशा के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।